नमस्कार दोस्तों, मैं सागर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मुंडामान की शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे और इसको जानने से पहले मैंने कुछ वीडियो आपके साथ साझा किया है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मुंडामान की शासन व्यवस्था पढ़ने से पहले आपको मुंडा शासन व्यवस्था और पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था को ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम जो भी शासन व्यवस्था पढ़ते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। और आपको पता होगा कि झारखंड में 32 जनजातियां हैं और जो यह मैं सीरीज़ लेकर आया हूं झारखंड का इतिहास, इसमें यही इन 32 जनजातियों के बारे में पढ़ना है। तो पीछे के वीडियो को आप ज़रूर देखें, उनसे भी आप उनको देखेंगे तो उनसे आपको प्रश्न मिलेंगे, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आसान भाषा में उसको समझाया गया है। एक बार में समझ में ना आए तो आप उसको दोबारा वीडियो को देखिए, शॉर्ट नोट बनाइए। तो आज हम लोग जो वीडियो में बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे? आज हम लोग करेंगे मुंडामान की शासन व्यवस्था के बारे में। तो थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था जिसको हमने पढ़ा था वो किस जनजाति से था? मुंडा का। नागवंशी में हमने नागवंशी राजा का छोटा नागपुर में कैसे उदय हुआ उसके बारे में पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में हमने किनके बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा उरांव जनजाति के बारे में। और मांझी परगना शासन व्यवस्था में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मांझी परगना शासन व्यवस्था में हमने पढ़ा था संथाल के बारे में। और मुंडामान की शासन व्यवस्था जो मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ यह टॉपिक है। और इससे कितना प्रश्न आएगा? एक प्रश्न आएगा। और इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हो जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? अब ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो खड़िया जनजाति की है, नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में आएगा। और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था जिसमें हम लोग किस में बात करेंगे? 32 जनजाति जो है, जिसमें कि जो जनजाति इसमें पढ़ लिए हैं उसके बारे में तो नहीं पढ़ना है, बाकी जो रेस्ट हमारे बच जाएंगे उन जनजातियों को हम जातीय पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और मुंडामान की शासन व्यवस्था के बारे में जानते हैं। और किसी भी शासन व्यवस्था को पढ़ने से पहले हमें उनकी शासन व्यवस्था के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना? कि कैसे उनका शासन व्यवस्था चलता था, क्या क्या रूल रेगुलेशन रहते थे। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और इस वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम अगर मुंडा के बारे में जानेंगे, जनजाति के बारे में जानेंगे और शासन व्यवस्था के बारे में नहीं जान पाएंगे, उनका उदय कैसे हुआ था, तो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए मुंडामान की शासन व्यवस्था हम लोग थोड़ा क्या कम शब्दों में नहीं पढ़ेंगे, हम आपके साथ इसमें पूरा डिस्कस करेंगे। और आपको कभी कभी लगेगा कि हम टॉपिक से इधर उधर जा रहे हैं, बात करें, तो आपको समझाने के लिए मैं करता हूं। तो उनको आपको क्या करना है? मेरे साथ बने हुए रखना है, बीच में वीडियो को एकदम नहीं छोड़ना है। क्लियर? और जब आपको लगे कुछ काम है तो पॉज कर देना। जब भी वीडियो आप देखिएगा तो शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाए। क्लियर? तो चलिए हम लोग मुंडामान की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। और मुंडामान की शासन व्यवस्था जैसे ही नाम आता है आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है, एक इनसे है, हो जनजाति से है। क्लियर ना? ठीक। अब चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो हो जनजाति चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो हो जनजाति है। अब देखते हैं, संथाली सबसे पहले नंबर पे आता है और दूसरे नंबर पे क्या है? उरांव, और तीसरे नंबर पे मुंडा और चौथे नंबर पे हो। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था हमने क्या पढ़ाया था? उरांव के बारे में। और संथाल को कहाँ पढ़ाया था? हमने इसको पढ़ाया था मांझी परगना शासन व्यवस्था में। और मुंडा शासन व्यवस्था में, और हो पढ़ रहे हैं मुंडामान की शासन व्यवस्था में। क्लियर? चलिए अब झारखंड में कुल कितनी जनजातियां हैं? तो झारखंड में 32 कुल जनजातियाँ, उन्हीं जनजातियों में से हम लोग हर दिन भी पढ़ते जा रहे हैं। हो जनजाति कहाँ पे रहते हैं? अब देखिएगा हर जाति का झारखंड में एक क्षेत्र बटा हुआ है। तो हो जनजाति कहाँ पे रहते हैं? तो कोल्हान में रहते हैं। कहाँ पे? कोल्हान में रहते हैं। अब कोल्हान कहाँ पे है? तो कोल्हान हम कह सकते हैं पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसवां, ये क्या किसका क्षेत्र आता है? कोल्हान का क्षेत्र आता है। और उसको हो देशक भी कहा जाता था पहले। हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे, शासन व्यवस्था में जाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि हो देशक भी इसको कहा जाता था। लोग इसको हो देशक के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रश्न कुछ भी आ सकता है, इसलिए आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। क्लियर? हो का अर्थ हाथू होता है, गांव होता है। जैसे मुंडा शासन व्यवस्था मैंने बताया था उसी से हो बना है। हो इनकी भाषा भी है। क्लियर? अब थोड़ा आते हैं, रिकैप करते हैं प्रीवियस वीडियो में कि आपको याद है कि नहीं याद है। ठीक है? हमको आपको हमेशा
हमेशा बार बार बोलते हैं कि पीछे वाली चीज़ को एकदम नहीं भूलना है। क्लियर, हमेशा अभी सबको माइंड में रखिएगा, जब तक आपका एग्जाम प्रीलिम्स ना हो जाए जेपीएससी का, एकदम हमारे साथ बने रहिएगा। अब मुंडा शासन व्यवस्था 4 स्तरीय था और टैक्स कलेक्शन यहाँ पे नहीं होता था। टैक्स कलेक्शन नहीं होता था कहने का सेंस कि जब इनकी शासन व्यवस्था चल रही थी तो कोई टैक्स कलेक्शन नहीं था, लेकिन जैसे अंग्रेजों का प्रभाव पड़ा या जो भी मुगल आए, जितने लोग इन पे शासन किए, तब टैक्स कलेक्शन चलना शुरू हो गया, नजराना देना पड़ने लगा, या जो भी उनको मालगुजारी देते थे तो टैक्स कलेक्शन शुरू हो गया था। तो मुंडा शासन व्यवस्था 4 स्तरीय था। प्रश्न पूछे तो हमेशा याद रखना है। मैं सब कुछ डिटेल में नहीं बताऊं क्योंकि मुझे आज बताना है आपसे मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में जाएंगे, तो हम थोड़ा शॉर्ट में आपको पहले का रिकैप करवा दे रहे हैं। पढ़ा शासन व्यवस्था 3 स्तरीय था। क्लियर, और वहाँ भी टैक्स कलेक्शन नहीं होता था। अब मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो हम आज बात कर रहे हैं वो 2 स्तरीय था और टैक्स कलेक्शन था और गवर्नर सरकार सपोर्ट भी करती थी। मतलब देखिए, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के बारे में अगर हम बात आपसे करते हैं तो आप इस व्यवस्था मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा व्यवस्था माना जाता था। क्यों? क्योंकि देखिए, आप इसको रिलेट कर सकते हैं झारखंड के पंचायत राज से, या जितने भी देश में पंचायती राज हैं। अब पंचायतों का गठन हो जा रहा है, या हमारे अगर सरकारें हैं, अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो काम कर पाएंगे नहीं ना। तो सिर्फ व्यवस्था बना देने से, लोगों को फंक्शन और फंक्शनरीज जो होते हैं अगर दे दिए, काम करने वाले लोग दे दिए, अगर उनके पास पैसा नहीं रहेगा तो डेवलपमेंट कैसे करेंगे, विकास कैसे करेंगे। पैसा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जहाँ पे पैसा वहीं पे विकास भी होता है। तो यही चीज़ है कि इनमें कलेक्शन होता था तो और गवर्नर सपोर्ट भी करती थी, इसलिए इन गाँवों का मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में बड़ा ही इनको अच्छा कहा जाता है और इनकी व्यवस्था बहुत सुंदर थी। ठीक ना, सब शासन व्यवस्था मुंडा मानकी व्यवस्था सबसे अच्छी व्यवस्था मानी जाती है। अब यहाँ पे देखिएगा, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में इनका प्रधान कौन होता था? हाथू, यानी गांव लेवल पे। तो गांव लेवल पे मुंडा होता था। मुंडा शासन व्यवस्था हमने देखा था मुंडा, और यहाँ पे आ गया है मानकी, यानी कि उसी से रिलेट है। तो मुंडा पढ़िएगा और मानकी। अब मानकी किसको कहा जाता है वो हम लोग इसमें समझेंगे। मुंडा तो आप जान ही रहे थे कि हाथू जो होता था गाँव का, ठीक ना। अब धार्मिक प्रधान देवरी और उप धार्मिक प्रधान यात्रा देवरी। अभी से हमारा वीडियो लगातार शुरू हो रहा है, अब हम मुद्दे पे आ गए हैं। तो मुंडा शासन व्यवस्था 2 स्तरीय थी और इनका कलेक्शन करने का जो भी था तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी। जो ब्रिटिश सरकार थी उस समय जो गवर्नर थे तो इनको सपोर्ट करते थे, और उनका नाम विल्किंसन था। तो इनके टी.एस. विल्किंसन के बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे, और कैसे वो आए और क्यों इनको सपोर्ट किया। हाथू इनके गांव लेवल पे जो प्रधान होते थे उनको मुंडा बोला जाता है, और धार्मिक प्रधान को देवरी और उप प्रधान को यात्रा देवरी कहा जाता है। ठीक है, देवरी और इनका सहायता जो करेंगे यात्रा देवरी होगा। और डाकुआ चपरासी, ठीक है। अब 2-3 डाकुआ गांव की आबादी पर बनाया जाता था हम लोग। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में इन सभी को वेतन दिया जाता। देखिए, पहले आप जितना भी जाइएगा पढ़ा में या फिर हाथू में, मानकी में, पट्टी में, तो वहाँ जो लोग काम करते थे या उनको है सो वेतन उतन कुछ दिया नहीं जाता था। लेकिन इस व्यवस्था में क्या था, आपसे अगर प्रश्न जेपीएससी में पूछ दे कि किस शासन व्यवस्था में जो भी बनाए जाते थे, जैसे मैंने ऊपर बताया डाकुआ हो गया, यात्रा देवरी हो गया, देवरी हो गया, मुंडा हो गया, तो इनको कुछ ना कुछ वेतन दिया जाता था। धार्मिक प्रधान देवरी और उप धार्मिक प्रधान यात्रा देवरी। धार्मिक प्रधान मतलब पूजा पाठ हो गया, नामकरण हो गया, गांव देवता हो गया, यही सब था। उनका पूजा वूजा करने के लिए धार्मिक रहता था, एक प्रशासनिक रहता था। प्रशासनिक का नाम से ही पता चल रहा है कि किसी तरह का समस्या उत्पन्न हो रही है तो मुंडा ही उसको गाँव लेवल पे सुलझाएगा। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। 5 से 10 हाथू गांव मिलकर पीढ़ या पीर बनाते थे, जिसे अंतरग्रामीण पंचायत भी कहते थे। अब देखिए, हाथू का मुंडा हो गया। अब हम लोग सीधे शिफ्ट कहाँ करें, पीर में। गांव के बाद हम बात करेंगे कि 5-6 गांव बन गया तो क्या बन जाएगा, आपका पीर बन जाएगा। 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव, 5 गांव हो गया। ये पांचों हाथू में सब जगह क्या है, मुंडा है, अलग अलग। लेकिन ये पांचों को जब हम मिला देंगे एक बन जाएगा तो वो हो जाएगा पीर या पीर कहलाएगा, लेकिन पीड़ बोलते हैं। ठीक है, और इसे अंतरग्रामीण पंचायत भी कहते हैं। पीड़ के ही हेड को ही मानकी कहा जाता था। वह हाथू के हेड को मुंडा और पीड़ के हेड को मानकी कहते हैं। गांव के हेड को मुंडा कहा जाता था। क्लियर, गांव के हेड के मुंडा और पीड़ के हेड को मानकी। एक गांव मतलब हाथू, और 5-6 गांव मिल गया, 5 से 10 गांव मिल गया तो पीड़ बन गया। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसको नोट करते जाइएगा ताकि आप भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। अब आते बढ़ते हैं। मानकी की मदद देवरी, डाकू और मुंडा करेगा। अब देखिए, मानकी अकेले तो काम नहीं करेगा, 5 से 10 गांव है, समझ रहे हैं।
जैसे अब हम अपने पंचायत में देखिए मुखिया जी हैं, तो मुखिया जी की मदद करने के लिए कौन है, हर वार्ड में 500 की आबादी पे किसको बनाया गया है, वार्ड मेंबर है। वार्ड मेंबर में कोई समस्या होता है अपने वार्ड में, अगर वार्ड नहीं सुलझा पाए क्योंकि 500 का प्रतिनिधित्व वह वार्ड कर रहा है, तो किसके पास जाएगा, मुखिया के पास जाएगा। तो यहाँ पे मानकी की मदद देवरी, डाकुआ और मुंडा करेगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते। देखिए, एक पीढ़ हो गया, 2 पीढ़ हो गया, 3 पीढ़ हम यहाँ पे लाएं। और अगर गांव लेवल पे काम हो रहा है, वहाँ पे समस्या नहीं सुलझा तो मानकी पे पास गया। मानकी भी अगर 5-10 गांव को सुलझा नहीं पा रहा तो देखिए 1 पीढ़ 2 पीढ़ हम यहाँ पे लाया ना, एक पीढ़, एक यहाँ पे एक पीढ़ है, दूसरा पीढ़ है, तीसरा पीढ़ है। तो ये तीनों पीढ़ के मानकी मिलकर फैसला करेंगे। जो 5-10 गांव का फैसला अगर बहुत विकट समस्या हो गई या कुछ ऐसा समस्या आ गया जो एक पीढ़ में नहीं हो पा रहा, तो 3 पीढ़ के मानकी मिलकर करेंगे। और वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे आपका मुंडा और मानकी दोनों को यहाँ पे आएंगे। क्लियर। अब आगे बढ़ते। जो फैसला गांव एक मानकी से नहीं हो पाता है, पीर का न्यायिक प्रधान पीर पंच कहलाता है। अब यहाँ पे एक देखिए प्रश्न आ रहा है क्या कि पीर पंच किसको कहते हैं। तो यहाँ पे पीर पंच क्या होता है, न्यायिक प्रधान होता है कहाँ का। देखिए पहले क्या होता था, कोई समस्या अगर हो रहा है तो पंच परमेश्वर के नाम से जाने जाते थे। तो 3 जगह का पीर जब लोग आएगा तो वहाँ का न्यायिक प्रधान उस जगह जो फैसला सुनाएगा उसको पीर पंच कहा जाता है। एक पीढ़ का तो मानकी यही है, लेकिन जब 3 पीढ़ के पीर आ जाएंगे तो वहाँ पे जो न्यायिक होगा उसको पीर पंच कहलाएंगे। लिए अब आते आगे बढ़ते। मुंडा मान की शासन व्यवस्था में बिटलाहा सजा दी जाती थी। जैसे देखिएगा यौन अपराध हो गया, डायन प्रथा हो गया, इस तरह का जो सजा होता था उसमें बिटलाहा की सजा दी जाती थी। और वहाँ पे क्या होता था, अगर हाथू में हो या पीर में हो तो वहाँ से लोगों को वहाँ से उनको हटा दिया जाता था या अपने जाति गोत्र से हटा दिया जाता था। किसी के यहाँ भोज उज हो रहा तो वो नहीं जा सकते थे खाने के लिए, मतलब गाँव से बेदखल कर दिया जाता था। और अगर फिर से इनको वापस आना पड़ता था अगर, तो इनको शुद्धिकरण किया जाता था और इसके बाद इनका फिर से मुंडा मानकी में वापस आना होता था। इसके लिए इनको क्या करना, बड़ा भोज का आयोजन करना पड़ता था और सब गांव के लोगों को खिलाना पड़ता था। देवरी जो था वही लोग इसको ठीक करता था। अब इसमें देखिएगा 80 गोत्र पाए जाते थे। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में कितने गोत्र पाए जाते थे, तो 80 गोत्र पाए जाते हैं। अब बिटलाहा की सजा से मुक्त होने के लिए भोज का आयोजन किया जाता था। क्लियर। अब बिटलाहा जो है वो सजा है, उससे मुक्त होने के लिए भोज का आयोजन किया जाता था, मैंने अभी ऊपर बताया, ताकि फिर से वो अपने जाति में आ जाएं। अब ये हुआ हमारा बेसिक चीज़ को हमने समझा, मतलब आपको समझना है मुंडा हाथू का और पीर हो गए 5 से 10 गांवों का। क्लियर। अब जिसमें उनका कौन कौन मदद करता है मैंने ऊपर चर्चा कर दिया। अब आते हैं कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से पहले तो इस तरह से चल रहा था, लेकिन अंग्रेजों का जैसे आगमन हुआ तो क्या क्या हुआ। अंग्रेज आगमन आए, हम जान रहे हैं कि अंग्रेज जब आए थे तो हो विद्रोह हुआ था 1920-21 में। एग्जाम में पूछ सकता है कि हो विद्रोह कब हुआ था, तो 1920-21 में हो विद्रोह हुआ था। क्लियर। और कोल विद्रोह 1931-32 में हुआ था। ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखना, हो विद्रोह और कोल विद्रोह। क्लियर। कोल्हान के राजा और हो के बीच बहुत अच्छा संबंध था। हो मतलब आप जान रहे हैं कि कोल्हान के बारे में बात करें, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और कहाँ पे, सरायकेला करसवा, वहाँ के जो राजा थे और हो जनजाति थी, इनके बीच बड़ा ही अच्छा संबंध था। दोनों के बीच अच्छा संबंध चल रहा था। इसी बीच किनका आगमन हो जाता है, अंग्रेजों का आगमन हो जाता है। और अंग्रेज का जैसे आगमन होता है तो अंग्रेज क्यों आए थे, एक मकसद से आए थे कि पहले व्यापार के मकसद से आए थे। व्यापार करते करते इन्होंने एक दूसरे राजा को लड़वाया और यहाँ पे अपनी शासन व्यवस्था का फैलाव करने लगा। तो जब यहाँ पे आए तो सबसे पहले तो हो के पास तो डायरेक्ट दबाव तो नहीं ना बनाएंगे, ये लोग सबसे पहले राजा पे कूच किए थे उनसे। तो क्या हुआ कि वहाँ के हो के जो राजा थे उस समय जगन्नाथ थे और इन लोगों के बीच में थोड़ा क्या हुआ, संबंध जो अच्छे थे धीरे धीरे खराब होने लगे। क्यों, क्योंकि अंग्रेज लोग दबाव डालने लगा राजा पे, राजा है सो कर उर लेने का प्रथा शुरू कर दिया। क्योंकि राजा को किसको देना पड़ता था, अंग्रेजों को देना पड़ता था। तो इस बीच क्या हुआ कि जो संबंध बहुत अच्छे थे और इन इलाकों में अंग्रेज से पहले मुगल और मराठाओं का अधिकार क्षेत्र से हमेशा मुक्त रहा था। देखिए अंग्रेज लोग आए, अंग्रेज से पहले मुगल मराठा का मैंने नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे मुगलों और मराठों का अधिकार क्षेत्र कभी रहा ही नहीं। सब में देखिएगा मुगल आया, मराठा आया या बहुत सारे अंग्रेजों से आने से पहले जो शासन करने वाले आए थे उन्होंने आया था और राज किया था। लेकिन कोल्हान जो क्षेत्र है वहाँ पे हो में इनका हमेशा मुक्त रहा और हो जनजाति स्वतंत्र जिया करते थे। मतलब कह सकते हैं कि हो जनजाति के जो लोग स्वतंत्र जीता है ना, और अगर वो लोग थोड़ा लड़ाकू प्रवृत्ति का तब हो जाता है जब आप उसको अगर थोड़ा सा
उंगली करना शुरू कर दीजिएगा। तो देखिए हो जनजाति हमेशा स्वतंत्र जिया है, कभी भी इनका कोई शासन व्यवस्था नहीं रहा और इसलिए राजा के साथ इनका संबंध भी था। हो जनजाति स्वतंत्र जिया करते थे और जब अंग्रेजों का प्रवेश होता है सिंहभूम के क्षेत्र में तो अंग्रेज का अधिपत्य कौन, राजा जगन्नाथ राजा कर लेते हैं। और करने के बाद क्या होता है, अंग्रेजों का दबाव से और कोल्हान के राजा के बीच रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। मतलब अंग्रेजों का दबाव किसके पड़ता है, राजा के पड़ता है, राजा दबाव डालता है हो जनजाति पे। इससे दोनों के बीच जो अच्छे रिश्ते लंबे समय से चलते आ रहे थे वो खराब हो जाता है। अंग्रेज और हो राजा दोनों मिलकर हो जनजाति को गुमराह करने लगते हैं। गुमराह करने का सेंस कि जब मन किया तब कर लेने लगे, जब मन किया तो दंड देने लगे। इस तरह की बहुत सारी गतिविधियां उस समय चलती थी। तो इससे क्या हो गया कि हो लोग को लगने लगा कि अंग्रेज और राजा मिलकर हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और उस समय कोल्हान के राजा मैंने बताया था कौन था, जगन्नाथ थे। हो विद्रोह 1820-21 में किस नदी में हुआ था, ये सब तो हुआ जब खराब हुआ। तो खराब होने के बाद अंग्रेज 600 डायरेक्ट तो युद्ध नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनसे युद्ध करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जंगलों में रहते थे और जंगल में रहना, इनके पास अपने पारंपरिक हथियार होते थे। तो ये पहले राजा के थ्रू युद्ध करते थे। तो हो विद्रोह 1820-21 में रोरो नदी के किनारे हुआ था और राजा किनकी मदद लिया था, जगन्नाथ अंग्रेजों की मदद से यहाँ पे युद्ध हुआ था, ठीक ना। और अंग्रेज अधिकारी उस समय कौन था, रफसेस था। देखिए मैं पूरा निचोड़ आपको लेकर आया हूँ। अगर पूछ दे कि हो और राजा अंग्रेजों के बीच अगर रोरो नदी के बीच हुआ था तो उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जो उस समय आया था। तो रफसेज उनका नाम था और हो के बीच हुआ था। और इसमें पता ही आपको है कि बड़े कूटनीतिक अंग्रेज होते थे और हो की हार हो जाती है। और हो की हार जब हो जाती है और फिर हार होता है और कुछ समय बाद 1821 में कर्नल रिचर्ड अंग्रेज अधिकारी आते हैं और 1 महीने का युद्ध फिर होता है और उसमें भी हो हार जाते हैं। देखिए पहला बार युद्ध हुआ तो फिर कुछ कर उड़ देना शुरू हो जनजाति कर दिए होंगे, लेकिन कुछ समय बाद रेगुलर नहीं चला, अभी रेगुलर नहीं चला है। लेकिन जब फिर कर्नल रिचर्ड आते हैं 1 महीने का युद्ध फिर चलता है, फिर हो हार जाते हैं। उसके बाद होता है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह में कोल जनजाति और हो का ही मिक्सचर यहाँ पे है, इसलिए आपको कोल विद्रोह से कोल मत समझ लीजिएगा। यहाँ में हो का ही ज़्यादा संगठन, ज़्यादा लोगों का एक था। 1831-32 में उस समय दक्षिण पश्चिमी एजेंसी का जनरल गवर्नर कैप्टन थॉमस विल्किंसन थे। अभी जैसे मैंने बताया था मुंडामान की शासन व्यवस्था, कैप्टन थॉमस विल्किंसन यानी टीएस विल्किंसन कहते हैं इनको। अब देखिए हो लोग हैं ना, सो कैप्टन विल्किंसन को नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। अभी जैसे मैं भी प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो विल्किंसन तो अच्छे से मेरा भी प्रोनाउंसिएशन अभी नहीं हो पा रहा, तो किशुन बाबू के नाम से उसमें इनको बुलाते थे। तो अगर आपको पूछ दे प्रश्न, जेपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, तो आप हमेशा याद रखना कि किस हो जाति क्या बोलते थे, किशुन बाबू के नाम से इनको बुलाते थे। क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब ये आए उसमें जनरल थे, तो कोल विद्रोह के हार के बाद हो जनजाति अब डायरेक्ट कर किसको देने लगे, अंग्रेजों को देने लगे। यानी हुआ ये कि पहले आपका 2 विद्रोह हुआ। पहला एक विद्रोह यहाँ पे मैंने बताया हो विद्रोह हुआ, हो विद्रोह के बाद कोल विद्रोह हुआ। कोल विद्रोह के बाद अब इनको डायरेक्ट कर राजा को ना देकर किनको देना पड़ने लगा, इनको अंग्रेजों को देने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब 1837 में विल्किंसन रूल आया। देखिए विल्किंसन को लगा ना कि मुंडामान की शासन व्यवस्था में अगर इनके साथ लंबे समय तक हमको बने रहना है, इनसे युद्ध नहीं करना, क्योंकि ये जांच परख लिए थे, समझ लिए थे कि हमको अगर अपनी शासन व्यवस्था को चलाना है और शासन व्यवस्था अगर हम चाहेंगे कि इन लोग के बगैर चला ले और इन लोग का हस्तक्षेप ना रहो, बीच बीच में लड़ाई झगड़ा ना करना पड़े, तो हमको क्या करना होगा कि एक ऐसा रूल लाना होगा जिससे इन लोग का भी लाभ हो और इन लोगों को भी कुछ फायदा हो, फायदा दिखा दे, और हम लोग अंग्रेज लोग को जो फायदा होता तो होता है। ये कूटनीति थी और उसमें विल्किंसन रूल को उन्होंने लाया और इस रूल में टैक्स कलेक्शन एकदम प्रॉपर वे से जो बोलिएगा शुरू हो गया। अब कैसे प्रॉपर वे से शुरू हुआ, ये तो हमने देखा कि कैसे कैसे युद्ध हुआ और कहाँ पे पहुँचे। अब देखिएगा 16 आना टैक्स 16 आना टैक्स मतलब अगर गांव लेवल पे लिया जाता था तो समझ गए ना। अगर मुंडा अगर 16 आना टैक्स अपने हाथों से ले लिया तो उस समय 16 आना को आप मान लीजिएगा 1 रुपया, 1837 के समय की बात कर रहे हैं। और उस समय मुंडा को ही उस समय क्या मिल जाता था, मुंडा को 4 आना मिल जाता था। मैंने बताया था कि यहाँ पे जो भी थे उनको कुछ ना कुछ मिल जाता था मेहताना, जो मेहनत वो करते। तो मुंडा को 4 आना मिल गया, बचा 12 आना। अब 12 आना किसको पास जाता था, मानकी के पास जाता था। अब मानकी अगर फिर उसमें 12 आना बहुत सारा 16 आना अगर
को हम लोग कन्वर्ट कर दिया, यानी 1 रुपया फिर हो गया, 1 रुपया मुझको 1 आना मानकी को मिल जाता था। और ये जो बचे हुए पैसा है वो मानकी क्या करता था, मानकी सरकारी खजाना में जमा कर देता था। 1837 में जनजातीय पंचायत यानी मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को सरकारी मान्यता मिल गई। अब देखिए 1837 में क्या हुआ, किस तरह से जो टैक्स लेना, फिर मुंडा है 16 आना को क्या करेगा, 4 आना अपने पास रख लेगा और 12 आना दे देगा किसको, मानकी के पास जाएगा। मानकी क्या करेगा, 16 आना अगर सरकारी फंड में जमा कर रहा है तो उसको उससे 1 आना मिल जाएगा, यानी कि उसको भी मिल जा रहा है और काम हो रहा है, ठीक ना। अब 6 JPSC का एक प्रश्न कि जो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था वह किस अधिकारी के द्वारा दिया गया था, तो TS विल्किंसन के द्वारा गया था। तो आपको एक प्रश्न समझ में आ जा रहा है कि कैसे कुछ भी चीज़ छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे एक प्रश्न हमारा बन के आया, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में ग्राम का प्रधान कौन होता है, तभी मैंने बताया था ग्राम का प्रधान मुंडा होता है। डाकुआ का क्या कार्य होता है, मैंने ऊपर में पढ़ा था स्टार्टिंग में डाकुआ, तो ये मुंडा का सहायक होता है डाकुआ, क्लियर। और पीड़ का प्रधान कौन होता है, तो पीड़ का प्रधान मानकी होता है। पीड़ में मैंने बताया था कि 5 से लेके 10 गांव में एक पीड़, क्लियर। और देवरी का क्या काम होता है, देवरी धार्मिक पूजा पाठ कराना, जन्म हो गया, मृत्यु हो गया या किसी तरह का गावा देती। देखिए आदिवासियों में क्या होता है ना कि हम लोग अगर देखिएगा हर लोगों का अपना अपना पूजा पाठ करने का तरीका, लोग पेड़ पौधे, जंगल पहाड़, भूत प्रेत जैसे कि मानते थे कि गावा देतियों को मर गए तो उनको पूर्वजों के जैसा माना जाता। तो धार्मिक कार्य करने के लिए मुंडा तो नहीं कर सकते, उनके लिए यहाँ पे उनका निर्माण किया जाता था देवरी का, तो धार्मिक कार्यों को करता था। मुंडा मानकी शासन प्रणाली का धार्मिक कार्य, धार्मिक अपराधों के लिए दंड तय करने का अधिकार भी था। अगर किसी को दंड दे दिया गया और दंड दिया गया, दंड में उसको मान चलो 4 आना, 5 आना, 6 आना अगर उसको हो जाता था तो उसमें जो टैक्स के रूप में देना है, बाकी जो बच जाता था वो गांव के विकास में लगा दिया जाता था। इससे एक फायदा होता था कि अपराध भी सुलझ जा रहा है और बाकी है सो गाँव का विकास में भी काम हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह हमने आज मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को देखा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा वीडियो लग रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सुनना है। और अगर सबसे अच्छा लग रहा है कि नहीं मुंडा मानकी शासन व्यवस्था मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हमको भी अपने दोस्तों को बताना चाहिए, तो आपको अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कर देना है। और अगर आप साझा कीजिएगा और आपको कैसा वीडियो लगता है आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं अगर ज़्यादा स्पीड हो जाता हूँ तो मैं थोड़ा कम करूँगा। अगर आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको पॉज कर करके पहले चीज़ों को समझ, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ। कभी कभी लगता होगा कि सर एक ही चीज़ को बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोलने का मेरा मकसद होता है दोस्तों कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि हर जाति का अलग अलग हम बात करें, कभी खड़िया के बारे में बात, अभी अगला वीडियो जब हम लाएंगे तो खड़िया शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, तो खड़िया के बारे में बात करेंगे, अभी उरांव के बारे में बात किया, मुंडा मानकी, तो आपको सबको समझ लेगा, थोड़ा इसको शासन व्यवस्था को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ मैं सागर आप अगले वीडियो के साथ फिर मैं आपके साथ आऊँगा। और वो वीडियो क्या होगा, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था होगा, समझ गए ना। ढोकलो सोहर नाम से बड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, लेकिन मैं इसको भी आसान भाषा में आपके साथ लेकर जल्द 1-2 दिनों में आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। झारखंड का जो इतिहास है एग्जाम होने से पहले मैं पूरा आपको कंप्लीट कराऊंगा और बहुत सारे किताबों का, बहुत सारे वीडियो का, सब चीज़ का एक निचोड़ है, इस तरह का निचोड़ है जहाँ इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ अपडेट होते रहिए, जब नहीं समझ में आ रहा वीडियो देख लेना, किताब पढ़ते रहिए, यही सब चीज़ वहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।